वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आय। आखिर राष्ट्रीय आय क्या है? नेशनल इनकम represents the total value of the goods and services produced within a country's border plus net income from the abroad. फॉर एग्जाम्पल्स जैसे हमारा देश है ना, हमारे देश में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, है ना। उन सारे सेक्टर्स में भी कोई फार्मा सेक्टर है, कोई एग्रीकल्चर सेक्टर है, कोई टेक्सटाइल सेक्टर है, कोई टेलीकम्युनिकेशंस है, कोई एजुकेशन सेक्टर्स है। अब इन सेक्टर्स से जितने भी गुड्स और जितने भी सर्विसेज का प्रोडक्शन हमारे होम कंट्री में होता है, उनकी जो फाइनल वैल्यू होती है, मतलब उनकी जो मार्केट प्राइस होती है या उनकी जो टोटल वैल्यू होती है, उससे जो इनकम प्राप्त होती है वह, प्लस साथ ही साथ जो फॉरेन से हमें इनकम प्राप्त होती है उसे हम लोग नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेशनल इनकम होती क्या है। अगेन हमारे देश में पब्लिक सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस से जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, उनकी जो फाइनल वैल्यू होती है उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, और साथ ही साथ जो नेट फॉरेन इनकम हमें अब्रॉड से मालूम होती है उसे हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। अब क्या होता है कि जब एग्जाम्स में आपसे कोई पूछे नेशनल इनकम के बारे में, तो आपको सिर्फ एक डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपको एक फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला में आप लिखोगे कि नेशनल इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस एफ माइनस डी। इसी तरीके से आपको फॉर्मूला लिख के आपको नेशनल इनकम की डेफिनेशंस को क्या करना है, वाइंड अप करना है। कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। जब भी आपसे नेशनल इनकम के बारे में पूछे, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर एक फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद आप एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट्स को 5 पार्ट्स में आप बाइफिकेट करेंगे। उसमें लिखेंगे जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। उसके बाद लिखेंगे जीएनपी, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद लिखेंगे एनडीपी, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और उसके बाद लिखेंगे एनएनआई, दैट इज नेट नेशनल इनकम। और एंड में लिखेंगे पर्सनल इनकम। अब चलिए आखिर इन्हें कंक्लूड कैसे, आखिर इन्हें कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। जीडीपी, दैट इज सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जैसे इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल सर्विसेज एंड गुड्स प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, यदि मुझे 2025 का सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैलकुलेट करना है, तो हम लोग किस तरीके से 2025 का सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैलकुलेट करेंगे कि 2025 में फॉर एग्जाम्पल मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी कैलकुलेट करना है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे कि 2025 में एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उनकी मार्केट वैल्यू को हम लोग जीडीपी के अंदर कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2025 में पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के द्वारा जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हमारे होम कंट्री में हुआ है, उनकी मार्केट वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। अब जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल एक लाइन में आपने इसकी डेफिनेशन लिखी। अब आप इसका एक फॉर्मूला इन्यूमरेट कर दीजिए। जीडीपी इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस NX, that is the net income from the
नो सॉरी, NX मीन्स नेट एक्सपोर्ट्स, मीन्स आप कितना एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं और कितना इंपोर्ट्स कर रहे हैं, तो उनका जो डिफरेंसेस है ये शायद आपका सरप्लस में भी हो सकता है और डेफिसिट में भी हो सकता है, तो आपको इस तरीके से मेंशन करना है। यहाँ आपका GDP का एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा GNP। अब GNP में क्या होता है? कुछ नहीं होता, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, दैट इज अ GDP। GNP सकल नहीं, GDP इज अ सकल डोमेस्टिक उत्पाद, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, है ना। और GNP जिसे कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब GNP को कैसे कैलकुलेट करते हैं? GNP को कैलकुलेट करते हैं GDP प्लस नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। और चाहे तो आप इसका फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, कंजप्शन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस NX प्लस नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब हिंदी में हम इसे कैसे समझेंगे? एक देश में एक ईयर में सारे सेक्टर से जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है हमारे होम कंट्री में, उनकी जो मार्केट प्राइस है, साथ ही साथ जो हमें बाहर के देशों से जो राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? GNP। अब बताइए, इतना लंबा चौड़ा आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो फॉर्मूलेस, ये जो नोट्स मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, इसका केवल एक ही मकसद है कि जो आपसे पूछे उसे पिन पॉइंट, सुनहरे, अच्छे, प्यारे, क्वालिटेटिव और अच्छे प्रेजेंटेशन के द्वारा आप रिप्रेजेंट करिए। तो आई थिंक आप जो आपसे कोई कुछ चीज़ें पूछना चाह रहा है वो इजीली इन प्यारे नोट्सों के द्वारा एग्जामिनर तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट कंसेप्ट जिसे कहते हैं NDP। अब बताइए NDP को कैसे निकालते हैं? GDP का फॉर्मूला क्या है? यू नो द GDP's फॉर्मूला, है ना। तो GDP मीन्स सकल घरेलू उत्पाद, मीन्स टोटल घरेलू उत्पाद, और NDP मीन्स नेट घरेलू उत्पाद, मीन्स यदि आपके हमारे देश का सकल घरेलू उत्पाद है 5 करोड़, तो अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? जब हम लोग उस GDP में से डेप्रिसिएशन के अमाउंट को डिडक्ट करेंगे तो हमें जो अमाउंट मिलेगा वो NDP का मिलेगा। मीन्स हमारा टोटल घरेलू उत्पाद तो 5 करोड़ है, लेकिन अब जो हम जब किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं तो मशीनें यूज़ होती हैं। अब मशीनें यूज़ करते करते जो मशीन्स हैं वो टूट जाती हैं, वो मरम्मत मांगती हैं, वो डेप्रिसिएशन चार्जेस मांगती हैं, तो उसके लिए भी तो हमें कुछ अमाउंट बेयर करना पड़ता है। तो जब हम लोग GDP में से डेप्रिसिएशन के अमाउंट को डिडक्ट करते हैं तो उससे जो हमें अमाउंट मिलता है दैट इज़ NDP। तो अब आपको एक ट्रिक बताती हूँ, इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? GDP NDP दोनों में डोमेस्टिक आ रहा है, तो N की जगह आपको GDP करना है और उसमें से डेप्रिसिएशन के अमाउंट को डिडक्ट कर देना है, आपको आ जाएगी NDP। अब स्टूडेंट्स इतने परेशान हो जाते हैं, फॉर्मूलेज याद नहीं होते हैं। क्यों नहीं याद होते हैं? क्योंकि आप लोग रटाफिकेशंस करते हैं। रटाफिकेशन से आप किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाते, इसीलिए आपको अपने कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स को क्लियर करना है। और यदि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं तो आपको ये पेज भरने की ज़रूरत नहीं है या कुछ एक्स्ट्रा बोलने की ज़रूरत नहीं है। पिन पॉइंट्स आप फॉर्मूलेज लिखें और अपनी बात को रिप्रेजेंट करें तो आपका ऑब्जेक्टिव 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है। अब आता है NNI, दैट इज़ द नेट नेशनल इनकम। अब नेट नेशनल इनकम, एक होता है ग्रॉस नेशनल इनकम। हमारे देश की राष्ट्रीय आय टोटल कितनी है? 10 करोड़। अब नेट नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे? तो ग्रॉस में से कुछ डिडक्ट करेंगे तभी तो नेट आएगा। तो नेट नेशनल इनकम का फॉर्मूला है GNI माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। मीन्स हमारे देश की टोटल इनकम है 20 करोड़। अब 20 करोड़ में से हमें टैक्स भी देना पड़ेगा,
कुछ डायरेक्ट टैक्सेस देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस देने पड़ेंगे, उसके साथ गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज़ भी देती है। तो जब हम लोग उनको ऐड कर देंगे तो हमें आ जाएगी नेट नेशनल इनकम। मीन्स हमारी ग्रॉस नेशनल इनकम थी 20 करोड़। 20 करोड़ के बाद हम लोगों ने 10 करोड़ के टैक्सेस दे दिए, ठीक है, और गवर्नमेंट ने 5 करोड़ की सब्सिडी दे दी। तो इससे जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा नेट नेशनल इनकम का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, दैट इज़ द पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम मीन्स जो आपकी पर्सनल, आपकी खुद की टोटल इनकम है। जैसे बोलते हैं ना कि आप कहाँ जॉब करते हो और आपकी टोटल इनकम कितने का पैकेज है, तो यहाँ पैकेज जो हो जाएगा वो आपकी पर्सनल इनकम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल पर्सनल इनकम निकालने का फॉर्मूला है नेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट्स। आई मेरी बात समझ में? सिंपल हम इसको ये भी कह सकते हैं पर्सनल इनकम इक्वल्स टू जीडीपी माइनस एनआईटी। तो पर्सनल इनकम हम लोग कह सकते हैं कि जैसे आज मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक इन्फोसिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं और यदि आपसे कोई पूछे कि भाई आपका ग्रॉस पैकेज कितना है, तो वो पैकेज जो होगा वो आपकी पर्सनल इनकम होगी। आप बोलोगे कि मेरा 20 लाख का सालाना पैकेज है। अब उस पैकेज में से वो आपकी हो जाएगी पर्सनल इनकम, लेकिन उस पर्सनल इनकम में से आपको उस कंपनी को टैक्सेस देने पड़ेंगे, तो कुछ टैक्स का अमाउंट कटेगा, प्लस आपको कुछ ट्रांसफ़र पेमेंट्स मिलते हैं ना, जैसे आपको रेम्यूनरेशंस मिल गए, पर्क्स मिल गए, है ना, कुछ मेडिकल बेनिफिट्स मिल गए, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल गए, कुछ हॉलीडे पैकेजेस मिल गए, कुछ आपको दूसरे पेमेंट्स मिल गए, है ना। तो उन सबको जब हम लोग ऐड करते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है? पर्सनल इनकम। अब आता है डिस्पोजेबल इनकम। अब डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी? आपका 20 लाख का पैकेज है। अब उस 20 लाख के पैकेजेस में से कुछ अमाउंट डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आपके पास बचेगा, जिसे आप अपने दैनिक खर्चों के लिए फ्रीडमली यूज़ कर सकते हैं, उसे कहते हैं डिस्पोजेबल या प्रयोज्य आय। मीन्स डिस्पोजेबल इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या है? व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ डिस्पोजेबल इनकम? चलिए अब हम लोग एक बार डिस्पोजेबल इनकम के फॉर्मूले को अच्छे से समझते हैं। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। आखिर ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम हमारे देश की राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट कर सकते हैं? फर्स्ट इज वैल्यू एडेड मेथड, सेकेंड इज इनकम मेथड एंड द थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए ये जो मैं डायग्राम्स और ये जो चार्ट्स मैं बनाती हूँ वो मैं इसीलिए बनाती हूँ ताकि आप लोगों को भी कोई कभी भी ये सब चीज़ें पूछी जाए तो आप इसी पिन पॉइंट वे में अपने हर आंसर को रिप्रेजेंट करें। इससे क्या होता है कि आपका एक अच्छा इम्प्रेशन फॉल होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं इनकम मेथड में। इनकम मेथड मीन्स जैसे कि नाम से ही मालूम है कि हम जितने भी सेक्टर्स, देखिए हमारे इंडिया में कोई ना कोई किसी न किसी सेक्टर में काम तो करता ही है। अब उनको जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं से तो आय मिलती है, कहीं ना कहीं से वेजेस मिलती हैं, सैलरीज मिलती हैं, रेम्यूनरेशंस मिलते हैं, पर्क्स मिलते हैं, रिक्विजिट्स मिलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स मिलते हैं, या कोई वो ट्रेडिंग करते हैं तो उनके ऊपर उनको सरप्लस मिलता है ना। तो उनसे जो राष्ट्रीय आय इंक्लूड मिलती है उसे हम लोग कहते हैं इनकम मेथड। इसमें क्या होता है कि जो लोग हमारे राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं वो इन सारे सेक्टर्स, जैसे वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में देखेंगे कि कितनी इनकम हुई है, फार्मा में देखेंगे कितनी इनकम हुई है, टेक्सटाइल्स में देखेंगे कितनी इनकम हुई है ना, टेलीकम्युनिकेशन में देखेंगे कितनी इनकम हुई है। फिर उन सब को कैलकुलेट करके वो इनकम मेथड के द्वारा राष्ट्रीय आय को पता करते हैं। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है, इसमें कौन सी इनकम को इंक्लूड किया जाता है? जो लीगल सोर्सेस से प्राप्त होती है, जो इंसान मेहनत करके कमाता है, उसी की ही इनकम को इनकम मेथड में इंक्लूड की जाती है। 2 नंबर का कमाना, किसी को ठगना,
या इलीगल एक्टिविटीज़ से ट्रेडिंग करना, उसे कभी भी राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं किया जाता। राष्ट्रीय आय में केवल वही इनकम को इंक्लूड की जाती है जो मेहनत से कमाई जाती है। अब इसमें क्या क्या एक्सक्लूड्स करते हैं? फर्स्ट इज इलीगल इनकम इज एक्सक्लूडेड। यदि इलीगल काम से इनकम हो रही है तो वो कभी भी राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे हमारे देश की रेपुटेशन खराब होती है। सेकंड आता है सिकनेस बेनिफिट्स। यदि आप बीमार पड़ गए और आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड इन नेशनल इनकम। और इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। क्लियर? तो ये आपको इनकम मेथड के थ्रू कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है। होप इट इज क्लियर। देखिए, इनकम मेथड्स एक छोटा सा चार्ट बना दिया हम लोगों ने, आपको भी ऐसा चार्ट बनाना है जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। मीन्स जो फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले को हम लोगों ने चार्ट पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो 2 मिनट का काम है, एक चार्ट स्केच कर दो, है ना। नेक्स्ट आता है इनकम मैथ, नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू द इनकम मैथड। यदि आपको कहे कि इनकम मैथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट करो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। मीन्स इनकम मैथड के थ्रू जो आपको वेजेस मिलती है, जो सैलरीज मिलती है, जो रेम्यूनरेशंस मिलते हैं, जो पर्क्स मिलते हैं, जो आपको मिक्स्ड इनकम मिलती है डिफरेंट सोर्सेस से, और साथ ही साथ जो हमारे देश के लोग बाहर के देशों में काम करते हैं उनसे जो इनकम मिलती है, जब इन सारी चीज़ों को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाई जाती है नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू द इनकम मैथड। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंडिचर मैथड। Expenditure method means the expenditure method is a way to calculate a country's gross domestic product by summing up all the spending on final goods and services produced within a country during a specific period. Means एक साल में एक देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर किया जाता है उसके अकॉर्डिंगली, मीन्स जब व्यय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, मीन्स व्हेन द नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेंडिचर, कि भाई फलाना ईयर में फलाना टाइम पे कितना व्यय हुआ है। तो जब एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंगली इनकम को कैलकुलेट किया जाता है तो उसे कहते हैं नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर मेथड। इस एक्सपेंडिचर मेथड को एक बहुत ही अच्छे से चार्ट के द्वारा शो करना है, जो कि हम लोगों ने इस चार्ट के द्वारा आप लोगों के सामने शो कर रखा है। अब नेक्स्ट आता है, अब आपको क्या करना है, एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूले को मेंशन करना है। द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड इज द कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। मीन्स सॉरी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 2 बार आ चुका है, आप इसे डिडक्ट कर सकते हैं। मीन्स एक साल में जितना कंजम्पशन हुआ है, जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ है, प्लस जो ट्रेड बैलेंस है हमारा, उन सबको जब हम लोग सबमिट करते हैं तो हमें एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा हम लोग नेशनल इनकम प्राप्त होती है ना। नेक्स्ट आता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। इट रेफर्स टू द एडिशन इन द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट्स गुड्स बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन प्रोसेस। मीन्स इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल्स की वैल्यू और जो कि इंटरमीडिएट गुड्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोड्यूस किए जाते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसे हम लोग कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। सो द फॉर्मूला ऑफ वैल्यू एडेड मेथड इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट। मीन्स जितना आउटपुट हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है उसमें से जब हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन को डिडक्ट कर देते हैं, मीन्स जो इंटरमीडिएट कंजम्पशंस जो होते हैं ना, बीच बीच में जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं या रॉ मटेरियल्स होते हैं जो हम लोग खरीदते हैं, तो उस जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट वही हमें 10 करोड़। अब 10 करोड़ में से जो हम लोगों ने रॉ मटेरियल्स और परचेज़ किया
है ना। तो उसके अमाउंट को जब हम लोग डिडक्ट करेंगे तो जो अमाउंट हमें प्राप्त होता है, तो उसके ज़रिए जब हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। अब आप ध्यान से देखिए कि आपको वैल्यू एडेड मेथड का एक बहुत ही अच्छा सा डायग्राम आपको बनाना है। वो डायग्राम हम लोगों ने इस चार्ट के थ्रू आप लोगों को शो कर दिया है। आप इसे अच्छे से बारीकी से देखें और उसे बनाएं। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। केवल इस तरीके से आपको फॉर्मूला लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, और यदि आपको चार्ट समझ में आता है तो आप बना सकते हैं, वरना नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। बस आपको एक डेफिनेशन लिखनी है और एक फॉर्मूला लिखना है। ये तो मैंने एडवांस में कुछ एक्स्ट्रा ओवर प्रेजेंटेशन के लिए आप लोगों के लिए दिए हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम्स फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, है ना, कि आखिर हमारे देश में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। फर्स्ट आता है नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस, अंडरग्राउंड इकोनॉमी, क्वालिटी ऑफ डेटा, चेंजिंग प्राइजेस, सर्विस वैल्यू ऑफ अनपेड, है ना, कैपिटल अलाउंसेस एंड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। तो चलिए अब हम लोग इस प्रॉब्लम्स फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम को समझते हैं। नेशनल इनकम में दैट इज नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस। नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस में क्या होता है कि जब कोई प्रोड्यूसर्स किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन करता है, यदि वो इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो उसके ज़रिए जब हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो वो एक नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में एक भारी प्रॉब्लम का हमें फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो एक्टिविटीज़ इकोनॉमी के लिए सही है, उचित है, उससे जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो काफ़ी सही रहता है। लेकिन नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस में क्या होता है, वो ट्रांजैक्शंस जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड नहीं होते हैं, तो उसके थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में हमें कभी कभी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है अंडरग्राउंड इकोनॉमी। अंडरग्राउंड इकोनॉमी में क्या होता है, वो इकोनॉमी जो रेगुलेट नहीं होती है, वो इकोनॉमी जो कंट्रोल नहीं होती है, वो इकोनॉमी जिसकी कोई देखरेख करने वाला नहीं होता है, उसके थ्रू जब हम लोग राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करते हैं तो हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ डेटा। कभी कभी क्या होता है कि हमें हर सेक्टर से कितनी इनकम प्राप्त हो रही है वो हमें कभी डेटा रिलायबल मिल नहीं पाते, कभी कभी फेक डेटाज अवेल हो जाते हैं, तो भी हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट आता है चेंजिंग प्राइजेस। कभी कभी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइजेस इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के कारण काफ़ी छोटे छोटे ड्यूरेशंस में चेंज होती रहती है, तो ये जो फ्लक्चुएशंस और ये जो वोलेटिलिटी आती है, इसके द्वारा भी हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट आता है सर्विस वैल्यू ऑफ अनपेड। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो सर्विसेज देते हैं लेकिन अनपेड होते हैं, या उनको टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता है, या वो पेमेंट उन्हें दिया नहीं जाता है, तो उनकी जो सर्विसेज होती है उनको भी हम लोग नेशनल इनकम में जब कैलकुलेट करने की सोचते हैं तो हमें नेशनल एल्कुलेट को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब आप लोगों के सामने मैं एक चीज़ बताना भूल गई हूँ कि जो हम लोग फॉर्मूलेस को बनाते हैं तो उसमें दो पॉइंट्स होते हैं, एक होते हैं फैक्टर कॉस्ट और एक होता है मार्केट कॉस्ट। तो जब भी आपसे जीडीपी या जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या मार्केट कॉस्ट पूछा जाए तो आपको केवल एक ही चीज़ का जवाब देना है कि जीडीपी एट यदि फैक्टर कॉस्ट पूछा जाए तो इसमें जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो किसका लगेगा, केवल जीडीपी का लगेगा। और फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, सब्सिडी गवर्नमेंट देती है लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको डिडक्ट करने होते हैं क्योंकि उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगते हैं। वहीं जीडीपी यदि आपसे मार्केट कॉस्ट में पूछी जाए तो वहाँ पे आपको क्या होगा, जीडीपी के साथ साथ मार्केट कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हो जाते हैं लेकिन सब्सिडी नहीं मिलती है। तो ये कंसेप्ट्स आपको ध्यान से
ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ हमारा नेशनल इनकम का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आई होप सो सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कंसेप्ट्स, फॉर्मूलेस मैंने एक छोटे से नोट्स के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाए। तो अब आपको इतनी सारी किताबें खोलने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, उनको विजिट्स करिए और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे नंबर्स को स्कोर करिए। इसके ड्यूल फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि एक आपका हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगा, नेक्स्ट आपको लिखने का तरीका मालूम होगा, और जो मैं नोट्स आप लोगों को समझाती हूँ वो काफ़ी कंसेप्चुअल्स होते हैं, काफ़ी कंसेप्ट वाइज होते हैं। तो इसमें जब आप एक बार कोई अननोन बंदा जब इन नोट्स को देखेगा तो वो सोचेगा कि यार इसमें इतने फॉर्मूलेज हैं, हम लोग कैसे पढ़ेंगे। लेकिन जब हम इन फॉर्मूलेज को लाइव एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। तो यही है मेरा तरीका, यही है मेरा एजेंडा और यही है मेरा मकसद उन सारे बच्चों तक फैलाने का, उन सारे स्टूडेंट्स तक फैलाने का जो वाकई में सब कुछ होते हुए भी कुछ कर नहीं पाते। तो ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।